नमस्कार साथियों, आप सभी का दृश्य वीडियो में स्वागत है। आइए हम लोग इतिहास के टाइमलाइन को समझते हैं, जिससे क्या कहते हैं कि हमें इतिहास को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसी के माध्यम से हम लोग सन को जो डिवाइड कर लेंगे, उसके शासक, और क्या कहते हैं कि जैसे प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का बात, मतलब पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद क्या कहते हैं कि जैसे पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, और इसके आगे के जो क्रम है, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में जिस प्रकार से हम लोग का क्रम है उसके सन के साथ पढ़ेंगे तो हम लोग को आगे मतलब जब समझने लगेंगे, एक एक उठाकर पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। और इसको हम सभी को जानना चाहिए, जो पढ़ रहा है उसको भी, जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उनको पेपर देने में, मतलब कोई भी क्वेश्चन होता है देने में आसान रहेगा, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको क्या कहते हैं अपने इतिहास के बारे में जानकारी लेना बहुत ही अच्छी बात है, जानना चाहिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इतिहास के टाइमलाइन के बारे में। और इतिहास का टाइमलाइन जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इतिहास आखिर होता क्या है, कैसे हुआ इतिहास। से देखिए, काफ़ी हम लोग जैसा कि जानते हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें बीते हुए अतीत को जानना होता है, या किसी के माध्यम से स्रोत, जैसे स्थापत्य कला हो गए, किसी खुदाई से प्राप्त होते हैं जो चीज़ें, उन्हीं के माध्यम से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इस समय पे ऐसा ऐसा हुआ होगा। जैसे साहित्यिक स्रोत हो गए, ठीक है ना। उसके बाद सिक्के मिलते हैं काफ़ी, जो पहले से दबे हुए सिक्के हैं जो खुदाई के माध्यम से, तो हम लोग को जानने के स्रोत होते हैं इतिहास के बारे में। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास को प्रमाणित स्रोतों के आधार पर जानते हैं। प्रमाणित स्रोतों के आधार पर अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं इतिहास। जैसे क्या कहते हैं प्रमाणित स्रोत जो हम लोग खुदाई करते हैं मिलता है, उन्हीं के आधार पर हम लोग इतिहास को डिवाइड करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं। अब इतिहास को पढ़ने से सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए इतिहास के जनक जैसे कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास के जनक किसे कहता है? हेरोडोटस को। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है, पेपर में 1 नंबर के लिए जानते हैं, पूछ लिया जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। वहीं भारतीय रूप में किसे कहते हैं? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज को क्या कहते हैं? इतिहास का जनक। हम ये सब क्या कहते हैं आपको लेक्चर के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक आप लोग को पढ़ाएंगे हम, और समझाएंगे भी। और क्या कहते हैं अब इसको देखते हुए हम लोग लिपि के आधार पर जानते हैं आप लोग, जैसे कि इतिहास को हम लोग को 3 भागों में बांटते हैं। लिपि के आधार पर मतलब खुदाई करते हैं तो लिपि के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में। जैसे प्रागैतिहासिक काल, इसमें स्रोत तो मिले हैं लेकिन इसको पढ़ाना लिखा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ? कोई भी स्रोत नहीं था, स्रोत जो थे, स्रोत के माध्यम कुछ भी नहीं थे, ठीक है ना। मतलब जो कुछ मिला उसे न पढ़ा गया न लिखा गया, मतलब समझा नहीं गया। उसके बाद वही होता है यहाँ पे, स्रोत तो उपलब्ध थे, इसमें स्रोत नहीं मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल इसमें स्रोत तो उपलब्ध थे लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। आदिऐतिहासिक काल में अभी ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल को कितने भागों में? 3 भागों में लोग बांट देते हैं। कौन कौन से? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद यहीं आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग टाइमलाइन पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास कब से कब शुरू होता है, कब से कब खत्म, मतलब समाप्त हो जाता है। ऐसा तो मतलब ये नहीं कर सकते समाप्त होता है, सब सीरियल वाले लगे हुए थे। प्राचीन के बाद मध्यकालीन, मध्यकालीन के बाद आधुनिक आ जाता है, लेकिन एक इसको डिवाइड मतलब बांट कर पढ़ाया जाता है, जो कि हम लोग को आसानी से पढ़ने और क्या कहते हैं कम में, ऐसे डिवाइड इसलिए कर देते हैं क्योंकि कम हो जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं पढ़ने में आसान हो जाएगा और समझने में भी आसान हो जाएगा। आइए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं कौन सा इतिहास? एशियन, मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में। इसके टाइमलाइन को हम समझते हैं। 4.5 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है? पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। कब होती है? 4.5 अरब वर्ष पूर्व क्या होती है? पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। चार 5 अरब वर्ष पूर्व क्या होती है? पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। उसके बाद 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति होती है। 3.5 वर्ष पूर्व पहले आप पृथ्वी जानते हैं, जैसे पहले की पृथ्वी जानते हैं, पृथ्वी का क्या था? पहले आका गोला था, काफ़ी वर्षा हुई, ठीक है ना, काफ़ी ओले पत्थर, काफ़ी वर्षा कारण क्या कहते हैं पृथ्वी क्या रूपांतरित हो गई, ठंडी होकर एक परत के रूप में होकर, जिससे क्या जीवन का संभव हो गया कि रहना। उसके बाद 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति होती है। जैसे हम लोग जो जानते हैं, जैसे काई एल्गी जो होता है, सबसे पहले उसी के बारे में जानते हैं। ये सब क्या है? बायो में है। उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग कुछ क्या कहते हैं जियोग्राफी में हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए, उसके बाद 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व क्या होते हैं? मानव की उत्पत्ति, मतलब मानव, जैसे क्या कहते हैं मानव एक बंदर को में जानते हैं, जैसे चिंपांजी जो हो गया, उससे रहते थे मानव, तो मानव की उत्पत्ति 305 अरब वर्ष पूर्व होती है। उसके बाद 2 लाख वर्ष पूर्व क्या होती है? आधुनिक मानव। पहले आदि मानव आते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? आधुनिक मानव।
2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव के उत्पत्ति। जानते हैं सीरियल वाई आते रहते हैं। इससे क्या कहते हैं, सबसे पहले आदि मानव आते हैं, मतलब उससे भी पहले में क्या आते हैं, मानव मतलब एक बंदर समूह के रूप में थे। मानव जो था क्या है, बंदर के समूह में होता है। उसके बाद आदि मानव बना। आदि मानव के पास 2 लाख वर्ष पूर्व क्या होता है, आधुनिक मानव की उत्पत्ति के रूप में हो गया। इसी प्रकार से उसके बाद पूरा प्रसारण काल आता है। ठीक है ना। पूरा प्रसारण काल में मानव जीवन से 10,000 क्या कहते हैं BC तक रहता है। पूरा प्रसारण काल कब से है, मानव जीवन से, जो मानव जीवन की उत्पत्ति है उनसे, मानव जीवन की उत्पत्ति से 10,000 BC तक है। उसके बाद मध्य प्रसारण काल पढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रसारण काल 10,000 BC से 8,000 BC तक है। ये टाइमलाइन हम जानने की स्रोत जानने का सबसे अच्छा माध्यम ये है कि क्या कहते हैं, इनके बीच में जो है हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और डिवाइड करने से हम लोग के दिमाग में काफ़ी अच्छे से आए। एक बार में पढ़ने से नहीं आएगा, कम से कम 2, 3, 4 बार आप लोग लिखिए। उसके बाद उसको समझिए कि टाइमलाइन कहाँ से कहाँ तक किसका किसका काल आता है। मध्यकालीन मध्य प्रसारण काल का होता है 10,000 BC से 8,000 BC तक। उसके बाद क्या कहते हैं कि जैसे अब BCE लिखते हैं, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। AD और BC को ईसा मसीह के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले और बाद, इसे क्या कहते हैं, BC कहते हैं और इसे AD कहते हैं। बिफोर कॉमन, अब इसे E भी लिखते हैं, BCE, जिसे कहते हैं बिफोर कॉमन ईरा के रूप में हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। और AD, इसको हम लोग लेक्चर के माध्यम से अच्छे समझेंगे, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। टाइमलाइन में हम सोच रहे हैं जितना जल्दी ये सब टाइमलाइन खत्म हो जाए कम में, तो आप लोग को दोहराने में या पढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा। तो नव प्रसारण काल का बताया है 8,000 BC से आरंभ होता है। नव प्रसारण काल 8,000 BC से आरंभ होता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता 2500 BC से 1700 BC का आप लोग पाएंगे। यहाँ सिंधु सभ्यता 2500 BC से 1750, 2500 BC से 1750 BC तक। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक ऋग्वेद, मतलब वैदिक सभ्यता, जिसमें क्या कहते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता। उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में क्या पढ़ेंगे, जो कि 1500 BC से 1000 BC तक क्या पढ़ेंगे आप लोग, ऋग्वैदिक सभ्यता। उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 BC से 6000 BC तक। ठीक है ना। इसी के बीच में क्या होता है, लोहे की खोज होती है। कब होती है, 1000 BC में। जबकि जानते हैं आप लोग हड़प्पा सभ्यता लोग काशीगुन थे। ठीक है ना। ताम्र प्रसारिक पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद ताम्र प्रसारिक, उसके बाद काशीगुन पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो इसमें लोहे की खोज होती है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लोहे की जानकारी कम होती है उत्तर वैदिक सभ्यता में 10,000 BC तक। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लगभग 550 BC से नए धर्मों का उदय होता है। इससे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद। जानते हैं वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद आते हैं। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बाद क्या कहते हैं, जनपदों, या तो जैन धर्म या बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे हम लोग, या तो इसके बाद जनपदों को पढ़ेंगे, महाजनपदों के बाद। भारत पर विदेशी आक्रमण भी होते हैं 550 ईसा पूर्व में, 550 ईसा पूर्व या BC में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हर्रैक वंश आते हैं। कौन सा वंश आता है, हर्रैक वंश की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इससे क्या कहते हैं, जो उत्तर वैदिक काल है 1000 BC से 600 BC पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धर्म। तो उसमें गौतम बुद्ध के बारे में जान लेंगे 563 ईस्वी से 563 से 483 ईसा पूर्व तक। कौन थे, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 540 से 468 ईसा पूर्व किसके बारे में, जैन धर्म या महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। महावीर जैन धर्म के बारे में। वहीं आता है आपका हर्रैक वंश। ठीक है ना। कौन सा वंश आता है, हर्रैक वंश। कहाँ से कहाँ तक है, 545 BC से 545 BC से 412 BC तक हर्रैक वंश की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। हर्रैक वंश आता है। उसके बाद शिशुनाग वंश 412 BC से 344 BC तक किसका आता है, शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के बाद क्या कहते हैं कि शिशुनाग वंश के बाद क्या आता है, उसके बाद आता है नंद वंश। कहाँ से इसका टाइमलाइन है, 344 BC से 322 BC तक या ईस्वी पूर्व तक, 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद इसी के बीच में क्या होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है। कब होता है, 326 में, 326 में क्या होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद क्या आता है, मौर्य वंश का शासन चलता है, जो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, आप जानते हैं चाणक्य को अच्छी तरीके से। नंदवंश के बाद जो क्या कहते हैं, नंदवंश का शासन किस क्षेत्र में चलता था,
नंद वंश का शासन क्या कहते हैं कि मगध जो सबकी शक्तिशाली राज्य समझा जाता था उसमें चलता था। और नंद वंश में जानते हैं घनानंद जो कि अंतिम शासक था, जिसके चाणक्य के शासन के बनाने के लिए एक अच्छी मतलब चाणक्य के द्वारा जो उनको हटाने जाने पर चाणक्य को हटाए जाने पर क्या कहते हैं चाणक्य अच्छी भूमिका चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने के रूप में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। ठीक है ना। यही देखिए इसके बाद 326 BC में ईसा पूर्व में क्या होता है सिकंदर आक्रमण होता है और मौर्य वंश होता है, मौर्य वंश के बाद आता है। तो 322 से 184 BC तक मौर्य वंश का शासन चलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। शुंग वंश कब से कब तक है? शुंग वंश से एक आपका 184 ईसा पूर्व से 73 BC तक। कहाँ तक है? 184 ईसा पूर्व से 73 BC तक। इसमें मौर्य वंश में कौन कौन शासक हम लोग पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद बिंदुसार को पढ़ेंगे। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद बिंदुसार को पढ़ेंगे। बिंदुसार का था आजीवक एस बहुत ही अच्छा है। आजीवक के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद अशोक बाद कौन से आते हैं? बृहदत्त। ठीक ना, बृहदत्त आते हैं। इनके बारे में हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य वंश के बाद क्या आता है? शुंग वंश। ठीक है ना। कौन से? 184 BC से 73 BC तक। वहीं हिंद एवं इन्हीं के बीच में क्या होता है? हिंद यवन का क्या होता है? आक्रमण होता है इन्हीं के बीच में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कर्ण वंश 73 BC से 27 BC तक। कब तक पढ़ेंगे? 73 BC से 27 BC तक। कर्ण वंश का 73 BC से 27 BC तक, मतलब ईसा पूर्व तक। 73 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। उसके बाद क्या कहते हैं? कुषाण आ जाते हैं। ठीक है ना। कब आते हैं? कुषाण कब आते हैं? कुषाण वंश उत्तर भारत में क्या कहते हैं कि कुषाण वंश का शासन था। उत्तर जो भारत था, ठीक है ना, इसमें क्या कहता? कुषाण वंश का शासन चल रहा था। और नीचे सातवाहन वंश का, दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का। इसके काल पीरियड क्या है? 27 BC से 250 BC तक। यहीं 58 ईसा पूर्व है BC है। उसमें क्या होता है? विक्रम संवत की शुरुआत होती है। 58 ईसा पूर्व से BC से। अब यहीं से क्या चलेगा? ईस्वी चालू हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ 2700 BC से 250 ईस्वी तक क्या कहते हैं? कुषाण वंश जो कि क्या कहते हैं उत्तर भारत में थे। और सातवाहन वंश किसमें से? दक्षिण भारत में थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश आ जाएगा 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। किसका शासन चलता है? गुप्त वंश का। ठीक है ना। गुप्त वंश में किसको पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त को। ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को हम लोग पढ़ेंगे। अब इन्हीं के बीच में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा 100 से 300 AD, मतलब 300 AD क्या कहते हैं कि ईस्वी तक किसका शासन था? दक्षिण भारत में संगम काल भी चल रहा था। दक्षिण भारत जो है, जैसे सातवाहन वंश हम यहाँ बताना भूल गए। सातवाहन वंश क्या कहते हैं? जैसे हो गया BC से प्रारंभ, जैसे 58 बताया, 58 BC मतलब विक्रम संवत, यहीं से ईस्वी का शुरुआत होता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो BC से 50 AD तक रहता है वो सातवाहन वंश रहता है, जो कि ढक्कन क्षेत्र में रहता है। जो सातवाहन वंश है 50 ईस्वी तक कहाँ रहता है? ढक्कन क्षेत्र में रहता है आपका, ढक्कन क्षेत्र में। और उसी के बाद आते हैं संगम काल। इसी में हम लोग सातवाहन वंश के बाद क्या कहते हैं? संगम काल को देख लेंगे 100 से 300 AD तक, जो क्या कहते हैं दक्षिण भारत में शासन लोग रहता है सातवाहन। अरे संगम काल कब कहाँ का? दक्षिण भारत में चलता है। आप लोग जानते हैं संगम, जहाँ संगम मतलब काफ़ी एक स्थल, मतलब एक ही जगह इकट्ठा होकर संगम किया जाए, मतलब सम्मेलन किया जाए कवियों का, संगम काल कहते हैं उसे। उसके बाद आता है आपका गुप्त वंश 240 से 550 ईस्वी। गुप्त वंश में किसको पढ़ेंगे हम लोग? चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ेंगे। उसके बाद समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल, जिसमें गुप्तोत्तर काल के बाद वर्धन वंश। ठीक है ना। गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश को भी पढ़ेंगे हम लोग 550 ईस्वी के बाद। ठीक है ना। 550 ईस्वी के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्धन काल, या तो क्या कहते हैं 606 ईस्वी से हम लोग समझ लेते कर्ण, मतलब कि हर्षवर्धन का काल कब था? 606 से 647 AD तक क्या था? हर्षवर्धन का काल था। इन्हीं के शासनकाल हम जानते हैं हर्षवर्धन के
इनके बाद हम लोग हर्षवर्धन पढ़ेंगे ही। हर्षवर्धन के 606 से ईस्वी से 647 तक था। इन्हीं के काल में जानते हैं हम लोग ह्वेन सांग आया था। लमसम में ह्वेन सांग का सन था 644 ईस्वी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसे 871 से 1173 तक जानते हैं चोल वंश, जो कि तंजौर के माध्यम से तंजौर में थे। चोल वंश 871 से हम लोग पढ़ेंगे 1173 ईस्वी तक चोल वंश का शासन, जो क्या कहते हैं कि तंजौर वंश होता है यहीं पे। उसके बाद जो ये हर्षवर्धन होता है, उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्राचीन इतिहास बारे में, मतलब प्राचीन इतिहास यहीं तक माना जाता है। प्राचीन इतिहास समाप्त नहीं होता, मतलब इसी के बारे में आगे क्रमानुसार चलता रहता है, तो प्राचीन इतिहास यहाँ तक माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं मध्यकालीन, ठीक है ना, इतिहास का आरंभ होता है। चलिए यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इसके आगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास के रूप में अगला जानेंगे टाइम, ठीक है। नमस्कार साथियों, आप लोग इसे देखिए। इसके देखने के बाद आप लोग एक दो बार इसको रिवाइज कीजिए। इसके सन को काफ़ी अच्छे से आप लोग ध्यान देकर पढ़िए, क्योंकि क्या कहते हैं सन और क्लियर रहेगा तो क्या कहते हैं इसके बारे में हम सभी हड़प्पा सभ्यता या सब मतलब शुरुआत से लेकर हम लोग लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे, और ये टाइमलाइन क्लियर होने से आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत ही आसान होगा। नमस्कार।